चलिए हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम राजकीय इंटर कॉलेज जय हरीखाल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से जय हरीखाल पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर एक होम स्टे का निरीक्षण करेंगे। वहीं जय हरीखाल के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से सतपुली के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही हंस फाउंडेशन के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम सतपुली से देहरादून के लिए रवाना होंगे। बीजेपी की त्रिशक्ति सम्मेलन के लिए तैयारियां। आज प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी में करेंगे बैठक। 2 फरवरी से शुरू हो रहा है त्रिशक्ति सम्मेलन। 9 फरवरी को सम्मेलन में पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पिथौरागढ़ में भी 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी थल मुनस्यारी मोटरमार्ग खुल नहीं पाया है। इस मोटरमार्ग में रातापानी से बलाती तक 14 किलोमीटर तक भारी बर्फ गिरी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही। प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस मुनस्यारी को जोड़ने वाले इस अहम मोटरमार्ग के बंद होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग सड़क को खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी बर्फ से उसकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही। पहाड़ी इलाकों के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब भी पहाड़ी इलाकों में 30 से ज्यादा सड़कें बंद है। सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। कई सड़कों के खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। 31 जनवरी तक बर्फबारी से लोगों को राहत मिलेगी। तो बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और कई सड़कें तो बंद हैं। कई जगहों पर बिजली नहीं आ रही है। पानी जो है उसकी समस्या है और 31 जनवरी तक जो है ये संभावना है कि लोगों को राहत मिल जाएगी। तो पहाड़ी इलाकों के लोगों की मुश्किलें फिलहाल तो कम नहीं हुई हैं। 30 से ज्यादा आप ये सोचिए सड़कें बंद हैं। चक्राता के पास दिल्ली से गया एक पर्यटक दल बर्फ के बीच फंस गया। करीब 4 दिन से ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं। इनकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में धंस चुकी है और 7 दिन बाद भी इन्हें मदद नहीं मिल पाई है। अब एक वीडियो के जरिए सैलानियों ने बचाने की अपील की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हाय, हम लोग अभी लोखंडी में हैं। चक्राता के करीब 20-22 किलोमीटर पे आता है। हम टूरिस्ट हैं। हम लोग दिल्ली से आए थे, 2 दिन के लिए आए थे और हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। ये दिस इज आवर 7th डे। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। रोड्स बिल्कुल बंद है। हमने ट्राई किया बहुत बार अथॉरिटीज को कॉल करने का, उनसे हेल्प लेने का कि रोड्स क्लियर करवा दिया जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिला है। रोज बोला जाता है कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। और जो कि होटल आप पीछे देख रहे हैं, यही एक होटल इस ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स की रेंज में, इनका भी खाना पानी सब खत्म हो रहा है। यहाँ पे लाइट नहीं है, खाना खत्म होने को है, पानी तो छोड़ ही दीजिए आप, पानी भी नहीं है। और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस स्टेशन सब जगह कॉल कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। तो सड़क पूरी बंद है। आप देख सकते हैं ये एक सड़क है, 2 to 4 फीट। वो एक सड़क है और लेफ्ट साइड से भी और एक सड़क यहाँ से है। तो ये बिल्कुल कवर्ड है और बर्फ जो है अराउंड 3.5 to 4 फीट है, जिसमें हमारा पैदल जाना भी बिल्कुल मुश्किल है। और हम लोग बस यही अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, सीएम से कि प्लीज रास्ता क्लियर करवा दिया जाए ताकि हम लोग वापस जाएं, क्योंकि खाना पीना सब कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे। वी रिक्वेस्ट यू कि जल्द से जल्द हमारी हेल्प करवा दिया जाए। थैंक यू सो मच। तो केदारनाथ में हुई भारी बर्फबारी के बाद बीते 4 दिनों से केदारनाथ धाम का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया। केदारनाथ में अब तक 8 फीट के करीब बर्फ जम चुकी है। इससे पहले साल 2014 में 12 फीट बर्फ केदारनाथ में पड़ी थी। केदारनाथ धाम में इस समय 34 लोग मौजूद हैं, जबकि 28 लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। केदारनाथ में बिजली, पानी और संचार सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं।
देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आज सचिवालय में कई विभागों की समीक्षा बैठक है। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोक निर्माण, बीआरओ और खनन विभाग की समीक्षा, उड्डयन विभाग की भी समीक्षा करेंगे सीएम। बड़ी खबर। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले लोक निर्माण, बीआरओ और खनन विभाग की वो आज समीक्षा करेंगे। बर्फ से लकदक उत्तराखंड की पहाड़ियां पर्यटकों का इंतजार कर रही हैं और पर्यटक भी यहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जाए तो जाए कैसे। ना रोड खोलने की व्यवस्था है, ना रहने और खाने का कोई ठिकाना। नतीजा, परवान चढ़ने से पहले शीतकालीन पर्यटन उत्तराखंड में दम तोड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में मसूरी, हर्षिल, चोपता, औली, कौसानी, बिर्थी, चौकौड़ी, बेरीनाग, जागेश्वर, नैनीताल, मुनस्यारी और हर की दून जैसे दर्जनों पर्यटक स्थल हैं, जो इन दिनों जन्नत से कम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार का अभाव और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इसके आड़े आ जाती है। उत्तराखंड में पर्यटन सिर्फ परंपरागत 4 धाम यात्रा पर आकर सिमट जाता है, जिसमें भी घरेलू पर्यटक ही ज्यादा होते हैं। साल 2015 में 2 करोड़ 94 लाख पर्यटक रिकॉर्ड किए गए और इनमें 1,11,000 पर्यटक ही विदेशी थे। 2016 में कुल 3 करोड़ 17 लाख पर्यटकों की आमद दर्ज की गई, जिनमें विदेशी पर्यटक 1,12,000 थे। इसी तरह 2017 में 3 करोड़ 47,000 पर्यटक दर्ज किए गए, इनमें करीब 1,42,000 ही विदेशी पर्यटक शामिल थे। लोगों को जरूर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई एंड टूरिस्ट जो है तो वो आजकल उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वो स्विट्जरलैंड में जाता है, डाउस के रूप में जाएगा या और कहाँ जाएगा, वो फ्रांस में जाता है, वो अमेरिकन स्लोप्स देख के आता है ना। उसके बाद जो है उसको जो इंडिया में जो हम लोग सुविधा देते हैं उसके हिसाब से ऑफकोर्स जो है हम लोगों की जो सुविधाएं जो है वो काफ़ी कमी हमें परिलक्षित होती है। उत्तराखंड में 2010 में सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करने के दावे किए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में यात्रा भी परवान नहीं चढ़ पाई। और अब हालत ये है कि पर्यटक उच्च हिमालयी क्षेत्रों का रुख तो करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी रोड तक नहीं खोल पा रही है, जो उत्तराखंड को रोमानिया बनाने के सपने पर ब्रेक लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। छात्र संघ के छात्रों का उत्पात। रेस्टोरेंट में छात्रों ने मारपीट और तोड़फोड़ की है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेकर मेडिकल भी कराया। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तो रेस्टोरेंट में इन छात्रों ने जो है मारपीट की, तोड़फोड़ की, काफी नुकसान किया वहां पर। फिलहाल पुलिस ने जो है इन्हें हिरासत में लिया, इनके मेडिकल भी कराए गए। देहरादून से सटे रायपुर के लोगों के लिए फायरिंग रेंज एक बुरे ख्वाब की तरह है। आखिर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शोभन सिंह रमोला 13 साल की उम्र में अपनी हथेली विस्फोट में गंवा चुके हैं। सेना की फायरिंग रेंज में खेलने के रमोला के हाथ में ही विस्फोटक फट गया। शोभन सिंह पहले इंसान नहीं हैं जिनके साथ ही हादसा हुआ हो। केसरवाला गांव में ये सिलसिला 2 दशक से ज्यादा समय से चला आ रहा है। हमारे साथ के भी हैं, वैसे भी हैं, कहीं भी हैं, काफी लोग मर भी गए। रायपुर के आसपास के 20 से 22 गांवों की कमोवेश यही हालत है। तेज आवाज के कारण भी स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है आर्मी के द्वारा बहुत भारी फायरिंग की जाती है, जिससे गोले दगने से बड़े धमाके होते हैं। धमाके होने से यहाँ मकानों में दरारें पड़ जाती हैं और जो दिल के मरीज हैं, तमाम दूसरे टाइप के मरीज हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी नॉइज हो, कोई भी शोर हो, पेशेंट को तो सभी तरह के पेशेंट को, चाहे वो गर्भवती माताएं हो, चाहे इमरजेंसी का कोई पेशेंट हो, चाहे इंडोर में कोई भर्ती मरीज हो, उन सभी को वाइब्रेशन और शोर, अत्यधिक शोर उनको डिस्टर्ब करता ही है। उनको जो रिलीफ मिलना होता है, रिलैक्स होना होता है, उससे अस्पताल तो हमेशा साइलेंस की जगह है। फायरिंग रेंज प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आम लोगों की आवाजाही मना है। ये रास्ता सेना की शूटिंग रेंज तक जाता है और सामने लगा बोर्ड इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित करता है, लेकिन इसमें छपे अक्षर इतने धुंधले हो गए हैं जो इस चेतावनी को देने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। गांव के लोग इस रेंज में चारा लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पड़े विस्फोटकों का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे इस तरह के विस्फोटक की चपेट में आते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है।
हालांकि इस मामले में प्रशासन की अपनी दलील है। That is meant for firing this one practice, वो तो करेंगे बट ओनली थिंग इज दैट ये इनकेस बोर्ड वगैरह वो सचेत करने के लिए, किसी वार्न करने के लिए लोगों का नहीं है तो वो बोर्ड वगैरह लगाने के लिए बता देंगे। और लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब कभी अननेसेसरली उस एरिया में वेंचर ना करें। समस्या गंभीर है, लेकिन इसके हल की तरफ प्रशासन बढ़ता हुआ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। भारतीय सेना का गोला बारूद, असला दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए होता है, लेकिन देहरादून के इस इलाके के लोग सेना के गोला बारूद से खौफजदा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अव्वल होनी चाहिए, लेकिन आम जनता की सहूलियत की कीमत पर नहीं। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। बिजली विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां काशीपुर सर्किल में बिजली लाइन शिफ्टिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि लाइन शिफ्टिंग के मामले में लाखों के वारे न्यारे किए गए हैं। हालांकि पीएम कार्यालय में शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें कई खुलासे हुए। मामले में एसई ने 22 दिसंबर को जांच पूरी कर अधिकारी को सौंप दी, लेकिन 1 महीने बाद भी जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में कई अधिकारियों के निलंबन की भी संस्तुति की गई है। तो लाइन शिफ्टिंग में गड़बड़ झाला जो है वो सामने आया है और अब कई अधिकारियों की फहरिस्त तैयार है। हो सकता है जिन्हें छुट्टी पर भेजा जाए, यानी कि सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ऐसे कई जो हैं शिकायतें भी आई हैं। हालांकि इसकी जांच, शिकायत पीएम कार्यालय का भी जिक्र हो रहा है कि हुई वहां और उसके बाद जांच की गई और उसमें कई और खुलासे हुए। मामले में एसई ने 22 दिसंबर को जांच पूरी कर अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन 1 महीने बाद भी जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट है, तो अभी हम लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। उसको देख लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके ऊपर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भी उस रिपोर्ट के आधार पर कोई अगर कमी बेसी पाई जाती है, अगर किसी ने कोई गलती किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको देखेंगे। रिपोर्ट में जो भी आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा। 300 मेगावाट बिजली उत्पादन के मकसद से सालों पहले शुरू की गई लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होता एक बार फिर होते होते लटक गया है। इस बार एनजीटी ने 2010 के नियम के मुताबिक पर्यावरण की दृष्टि से दोबारा मूल्यांकन के आदेश दिए हैं और 5 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए राज्य सरकार को अप्रैल 2019 तक का वक्त दे दिया है। एनजीटी की जल विद्युत परियोजना के काम पर ब्रेक लगने से पूरी तरह से जो उम्मीद पूरी होने वाली थी अब वो अधूरी रह गई। हालांकि सचिव ऊर्जा राधिका झा ने दावा किया है कि एनजीटी को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। जल्द ही परियोजना का काम शुरू किया जाएगा। लखवाड़ के बारे में विभाग की ओर से हम लोगों की पूरी तैयारी है उसके टेंडर को फ्लोट करने के लिए, लेकिन जो कैबिनेट कमेटी का क्लियरेंस होता है वो अभी प्रतीक्षित है। जैसे ही वो क्लियरेंस आएगा तो तत्काल उसका टेंडर फ्लोट करा जाएगा। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से शुरू हवाई सेवाएं लगातार सवालों के घेरे में हैं। 17 जनवरी को यहां से नियमित हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन तब से आधे से ज्यादा मौकों पर हेरिटेज एविएशन के प्लेन ने यात्रियों की खासी फसीहत की। तस्वीरें तो ये भी आई हैं कि आए दिन हेरिटेज एविएशन का प्लेन खराब होता है। कई मौकों पर फ्लाइट नियमित समय से घंटों लेट जाती है। अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी का आरोप है कि हेरिटेज एविएशन और सरकार की मिलीभगत से उड़ान योजना की आड़ में घोटाला हुआ है। के पास अपना कोई विमान नहीं है, उस आदमी को पहले तो टेंडर नहीं होना चाहिए था और टेंडर कर भी दिया तो 11 दिन में, मैंने अभी आज जानकारी ली, केवल 6.5 दिन चला है। यानी कि 6 दिन कंप्लीट चला और उसमें भी 6 दिन में लोग बहुत परेशान हुए। ऐसा नहीं कि टाइम पर चला। अगर आप एमडीडीए के फ्लैट लेना चाहते हैं और आपके पास ऋण लेने में समस्या आ रही है तो आप
को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमडीडीए आपके घर के सपने को साकार करने के लिए अब आसान किश्तों पर फ्लैट उपलब्ध करवा रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के लिए 144 फ्लैट बनाए हैं। इन फ्लैट के लिए आपको कर्ज लेने के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। करीब 20 लाख के 2 कमरों के इन फ्लैट को एमडीडीए ने किश्तों पर उपलब्ध कराने की योजना बना ली है। फ्लैट की 60% राशि करीब 12 लाख रुपए आप 15 साल तक किश्त में जमा करवा सकते हैं। महज आपको पंजीकरण के दौरान 10% राशि यानी 2 लाख रुपए और आवंटन के बाद 30% राशि अर्थात 6 लाख रुपए जमा कराने होंगे। देखिए, LIG के जो आवास हैं हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के, और उसमें जो है वो 19,90,000 रुपए के आवास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसे लेना चाह रहे हैं लेकिन उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगभग 2 कमरे के घर चाहिए होते हैं। तो उसमें हमने MDDA के बोर्ड ने एक उनके लिए बहुत राहत की बात करी है कि उनसे जो है 40%, 10% तो फॉर्म भरते समय और फॉर्म भी मुफ्त उपलब्ध होगा। इसके अलावा 30% धनराशि उनको कब्जा लेते समय देनी होगी, और शेष जो 60% धनराशि है वो पूरी की पूरी धनराशि आपकी 15 साल में किस्तों के माध्यम से हमारे यहाँ जमा होगी। तो इसमें एक तो उन्हें गरीबों को थोड़ा आराम हो जाएगा, और दूसरा जो ऐसे लोग हैं उनको जो बैंक के चक्कर में लोन के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। चंपावत में हुए एक बड़े सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग जख्मी हैं। घायलों को पहले लोहाघाट लाया गया, बाद में हेलीकॉप्टर से घायलों को हल्द्वानी पहुंचाया गया है। घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच घाट में हुआ। यहां चंपावत के मिरतोली से शव यात्रा में जा रही एक पिकअप गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा घाट से 8 किलोमीटर चंपावत की तरफ बसान गांव के पास हुआ। पिकअप गाड़ी में 17 से ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस, ITBP और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अजय टमटा कोई दिक्कत नहीं, सर बताइए, हम तो पीछे थे, कैसे हुई? आ जाओ भैया, आप लोग पीछे हटो, यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, आप लोग पीछे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की यादें समेटे दुगड्डा के पास मौजूद स्मृति वृक्ष और आजाद पार्क जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएंगे। लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत दुगड्डा से सिंधीखाल जाने वाले रूट पर मौजूद भवानी सिंह रावत पार्क काफी लंबे समय से बदहाल है। इसी जगह आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद ने गढ़वाल के क्रांतिकारी साथियों को शस्त्र प्रशिक्षण दिया था। उनकी अचूक निशानेबाजी का गवाह रहा स्मृति वृक्ष के अंश आज भी यहां मौजूद है। चंद्रशेखर आजाद की याद में यहां पार्क बनाया गया था, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से पार्क झाड़ झंझाड़ में तब्दील हो गया। वन विभाग ने अब इस पार्क को बेहतर करने का मन बनाया है और इसको नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। है जो जिसके मुकाबले पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसी साइट नहीं है जो डायरेक्टली चंद्रशेखर आज़ाद जी के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हो। तो इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि जो ये स्थल है इसको थोड़ा सा इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि कम से कम जो लोग यहाँ आए वो इसको अप्रिशिएट करें और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें। कोटद्वार का भाभर क्षेत्र कभी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां अब खेती घटती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 साल में फसलों के उत्पादन में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल कोटद्वार भाभर के जशोधरपुर इलाके में इंगट और सरिया बनाने की 1.5 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनसे निकलता हुआ कचरा बरसात के दिनों में पानी के साथ घुलकर खेतों में पहुंच जाता है, जिससे इलाके की जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है, फसलों की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है और यहाँ नियम कानूनों को भी दरकिनार किया जा रहा है। बिहार के मुंगेर और ओडिशा के पुरी जिले में बर्ड फ्लू की पहचान होने के बाद प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर बर्ड फ्लू के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाने को कहा है और इसी के तहत जनपद उधम सिंह नगर के 7 जलाशयों में बड़ी संख्या में पहुंचे साइबेरियन पक्षियों का जिले का पशुपालन विभाग भी रूटीन सैंपलिंग कर हैदराबाद और बेंगलुरु के अनुसंधान प्रयोगशाला में भेज रहा है।
हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। नमस्कार।